नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में बात करेंगे आपके सामने पार्लियामेंट्री टर्म्स, संसदीय शब्दावली। जैसा कि हम जानते हैं, संसद में जो भी बातें होती है, जो भी चर्चाएं करी जाती है, तो उसका एक मान मर्यादा है, यानी उस मान मर्यादा के तहत ही हम काम करेंगे। तो इसीलिए हमारे संविधान में कुछ टर्म दिया गया है जिसे हम पार्लियामेंट्री टर्म्स, संसदीय शब्दावली कहते हैं। तो आज इस लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं हमारे संविधान में, या संविधान में कहें हम कि जो यूज किए गए हैं, जो आज संसद में इसे यूज किया जाता है। दैट मीन्स कहें हम कि संसद में जब सेशन चल रहा होता है तो उस सेशन में, उस सत्र में कैसे कैसे वर्ड, कैसे कैसे शब्द कार्रवाई के दौरान जो संसद सदस्य यूज करते हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री टर्म्स, संसदीय शब्दावली में पहला टर्म क्या है। जैसा कि आप देखते होंगे, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव बहुत बार चर्चा में आ चुका है। और हाल फिलहाल जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हुआ ही था और लाया गया भी था। तो देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है? खुद पे कॉन्फिडेंस, विश्वास। तो खुद पे विश्वास है यानी हम अपनी बात करेंगे, एकदम आसान भाषा में समझना, अपनी बात करेंगे। यानी कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? जिनमें कॉन्फिडेंस होगा, यानी सरकार लाएंगी, यानी जिन्हें सरकार बनाना है वो लेकर आएंगे। तो अब आ जाते हैं टर्म में कहता क्या है एक्चुअली, कि दिस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी एंड इट फेल्स द गवर्नमेंट रिजाइन्स। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में पेश किया जाता है। अब ऐसा नहीं है केवल लोकसभा में, यह विधानसभा में भी हो सकता है, ये विधानसभा में भी हो सकता है। अब कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये लोकसभा, राज्यसभा में क्यों नहीं? तो आपको पता है, पहले ही आप जान चुके होंगे कि मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, किसके प्रति जवाबदेह है? सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, राज्य सरकार की बात करेंगे, तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जवाबदेह होता है। इसलिए जब भी कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो ऑलवेज, हमेशा विधानसभा में या ऑलवेज लोकसभा में लाया जाएगा। अब चलो, ये आ गया, कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया गया। तो ये क्यों लाया जाता है? जब विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और वो हल्ला मचाती है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा, तब सरकार कहती है भैया मेरे पास कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, मेरे पास बहुमत है। यानी अगर आपके पास बहुमत है तो सरकार के इस्तीफे को विफल कर देता है, सरकार बच जाती है। अगर आपके पास बहुमत नहीं है तब आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो इस वर्ड से कितनी चीजें निकल कर आई। पहला, कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? जो सरकार में होंगे, जो सरकार में होंगे, गवर्नमेंट में होंगे। कहां लाया जाएगा? ऑलवेज लोकसभा एंड विधानसभा में लाया जाएगा, ना तो राज्यसभा और ना ही विधान परिषद, दोनों में से कहीं भी नहीं लाया जाएगा। अगर आपने विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया, आपकी सरकार बच गई, पास नहीं किए, आपको रिजाइन दे देना पड़ेगा। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। तो जहां विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता था या लाया जाता है, वहीं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो ऑपोजिशन में होंगे, यानी जिसे लगेगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। सेंटेंस क्या कहता है? अ मोशन मूव्ड
बाय अ मेंबर टू एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। यदि प्रस्ताव को अनुमति दे दी जाती है कि हां ठीक है लेकर आइए, कौन देगा? स्पीकर। इफ द मोशन इज अलाउड इट इज डिबेटेड अपॉन एंड इफ इट पास्ड देन गवर्नमेंट रिजाइन्स। यदि प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है तो इस पर बहस होती है। बहस यानी कि कौन कौन सरकार के पक्ष में है, कौन कौन विपक्ष में है, वोटिंग होगी, पता चल जाएगा। और यह पारित हो गया। पारित यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सरकार के विपक्ष में नंबर ज्यादा निकल कर आया, संख्या ज्यादा निकल कर आया, तो सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ेगा। तो विश्वास प्रस्ताव अगर हमारा क्लियर है, कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या निकल कर आया कि यह हमेशा ऑपोजिशन पार्टियां लेकर आती है। यह पास हो गया, सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लाया कहां जाएगा? यह भी लोकसभा और विधानसभा में ही लाया जाएगा। अब आ जाए, देखिए संसदीय शब्दावली में एक कट मोशन होता है, कटौती प्रस्ताव। अब ये कटौती प्रस्ताव क्या है? जनरली बजट के से रिलेटेड है, तो समझते हैं पहले। कहता क्या है? द मोशन दैट सीक्स द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ अ डिमांड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज कट मोशन। सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि में कटौती की मांग करने वाले प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। यानी सरकार ने किसी की डिमांड करी। सरकार क्या डिमांड करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें मनरेगा में खर्च करनी है, 11,000 करोड़ रुपया लेकर खर्च होंगी, लेकिन कुछ मेंबर चाहते हैं कि इसमें कटौती हो, कट किया जाए। तो हो सकता है कोई कहे पैसा ना, आपकी पॉलिसी में कट किया जाए। तो कटौती प्रस्ताव कई प्रकार के हो सकते हैं। जनरली कटौती प्रस्ताव की बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होंगे। और सच मोशन इज एडमिटेड एट द स्पीकर्स डिस्क्रिएशन, यानी ये ऐसे प्रस्ताव को अध्यक्ष के विवेक पर स्वीकार किया जाता है, यानी ये लोकसभा स्पीकर का अपना अधिकार होगा, ठीक है। अब देखते हैं कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होंगे। जैसा कि अभी कहा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कट मोशन। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इकोनॉमिक कट मोशन, अर्थगत कटौती प्रस्ताव। टोकन कट मोशन, प्रतीक कटौती प्रस्ताव। जब आप एग्जाम में पूछे जाएंगे कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे? आपके सामने है। पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। पॉलिसी कट से क्या निकल कर आता है? थोड़ी सी सोचें कि कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी में लैकिंग है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो पॉलिसी में कट करना पड़ेगा। ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इट मीन्स टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइन। इसका अर्थ है किसी विद्यमान नीति को अस्वीकृत करना। जैसे सपोज मान लीजिए जीएसटी लाया गया, यह नीति अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ लैकिंग है, पॉलिसी कट मोशन। तब क्या होता है? कहा जाता है द अमाउंट ऑफ द डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय 1 रुपीज। मांग की मात्रा को 1 रुपये से कम किया जाएगा। यानी केवल और केवल हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के पॉलिसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब सोचिए मांग की मात्रा को 1 रुपया से कम किया जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक कट मोशन। द अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू इफेक्ट द इकोनॉमी इन द एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है? कहा क्या कि खर्च में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित राशि से मांग की मात्रा कम हो जाती है या कम की जाती है, ऐसे समझे। यानी आपने कोई पॉलिसी, यानी कहें हम ऐसे समझे और बेटर तरीके से,
आप ब्रिज के लिए कोई फंड पास करते हो, इतने पैसे कम हो, इतने पैसे लगेंगे, लेकिन अगर लगता है संसद में कि ये हमारे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा, इस ब्रिज पर कुछ और पैसा कम लगाया जा सकता है, तब कहा जाता है सर इसमें कटौती करना पड़ेगा। दैट मीन्स इकोनॉमिक कट मोशन, अर्थगत कटौती प्रस्ताव। और तीसरा क्या, टोकन कट मोशन, प्रतीक कटौती प्रस्ताव। इसमें कहा जाता है द अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय 100 रुपीज, यानी मांग की मात्रा 100 रुपया से कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे, टोकन कट मोशन, प्रतीक कटौती प्रस्ताव। अब आ जाइए क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है, द डेज वर्क नॉर्मली बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर ड्यूरिंग विच क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मेंबर्स आर आंसर्ड बाय द रिलेटेड मिनिस्टर्स। एक क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल क्या है, प्रश्नकाल किसे कहते हैं। तो जब दिन का कार्य शुरू होगा, जब संसद सत्र में लगेगा, संसद सत्र शुरू होगा, मान लीजिए 10 बजे प्रारंभ हुआ, तो जैसे ही दिन का कार्य शुरू होगा तो भाई क्वेश्चन आवर होगा ना। अब मेंबर पूछेंगे संबंधित मिनिस्टर से, मंत्री से, तो कह सकते हैं प्रश्नकाल क्या है कि जब दिन का कार्य प्रश्न से शुरू हो, जिसके दौरान सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिया जाता है, उसे हम प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वेश्चन आवर कहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आवर क्या होगा, यानी एक बात समझ लीजिए कि प्रश्नकाल दिन का कार्य समान रूप से, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्नकाल की टाइमिंग, तो जैसे ही दिन की शुरुआत होगी प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा, इसी के बाद 0 आवर लगता है। तो हम देखेंगे प्रश्नकाल के आगे कि 0 आवर भी क्या होगा, 0 आवर किसे कहते हैं, क्या हमारे संविधान में 0 आवर था या नहीं था। अब सर सवाल उठता है, सर प्रश्नकाल तो चल रहा है, चलो ठीक है, 10 बजे शुरू हुआ सत्र और प्रश्न पूछना शुरू हो गया, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या कुछ भी अपने मन से पूछ सकते हैं क्या। इसे भी संविधान में ऐड कर दिया गया है। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर, प्रश्न के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला स्टार्ड क्वेश्चंस, तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट अनस्टार्ड क्वेश्चंस, अतारांकित प्रश्न। थर्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लघु सूचना प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस क्या है, तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं। देखिए स्टार्ड क्वेश्चंस, जब मैं, अब जितने सारे मेंबर हैं कैसे पूछेगा, तो ये एक पेपर में क्वेश्चन लिखा और उस पेपर में मार्क लगा दिया स्टार मार्क लगा देने के बाद ये पेपर चला जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, सपोज मान लें। तब स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जैसे गया, पेपर में स्टार लगा हुआ है, लोकसभा स्पीकर समझ जाती हैं कि बंदा तारांकित प्रश्न पूछ रहा है। और तारांकित प्रश्न यानी वो संबंधित मंत्री से मौखिक जवाब चाहता है, ना कि रिटेन। मौखिक जवाब चाहता है, ना कि रिटेन जवाब। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन करा तारांकित स्टार्ट क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन पूछा आपने, सपोज मान लीजिए आपने पूछ दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर से, यानी मानव संसाधन मंत्रालय से, कि सरकार बीएड से संबंधित क्या प्रावधान लाने जा रही है। मंत्रालय ने कह दिया इस बार 2019-20 से बीएड 4 साल का हो जाएगा। तो आप कंप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं कि क्यों होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें चाहिए कंप्लीमेंट्री जवाब भी चाहिए, तब क्या होगा, तब हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस करते हैं, अतारांकित प्रश्न कहते हैं उसे। यानी हमें रिटेन जवाब चाहिए पूरे एक पेज में,
जो भी क्वेरी हमारी है पूरा लिख डालेंगे और उसी क्वेरी के आधार पे संबंधित मंत्री जवाब देगा। क्लियर है? अब ये डिसाइड कौन करता है कि ये प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए या लिखित दिया जाए? लोकसभा अध्यक्ष। क्यों? अब सर अब आप ऐसा सोचो, आप कहोगे एक फाइनेंशियल ईयर में आप हमें बताइए कि कितने रोड की पक्कीकरण यानी पीसीसी की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब भाई बताओ, वो मंत्री उतना डेटा कैसे याद रखेगा? तो जब आपने ये पूछा, लोकसभा स्पीकर समझ जाएंगी कि इसका जवाब मौखिक नहीं दिया जाएगा, इसका जवाब रिटेन में दिया जाएगा। आपने कर दिया, आप जब क्वेश्चन करा आपने स्टार लगा दिया, आप चाहते हो हमें मौखिक जवाब, लेकिन अब ये मौखिक तो देना संभव है नहीं। यानी कोई भी क्वेश्चन तारांकित है, तारांकित नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन कहे हम कि कोई भी प्रश्न तारांकित होगा नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा। ठीक है। अब सवाल उठता है, सर जब यह स्टार्ट क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है, तो एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? क्या मैं 20 प्रश्न पूछ सकता हूं? सर अब आप ऐसा सोचिए, 545 मेंबर हैं लोकसभा में। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए ठीक है भैया आप 20 क्वेश्चन पूछो, सारे कहां जाएंगे? यानी 1 मेंबर कैन आस्क ओनली 1 स्टार्ट क्वेश्चन इन अ डे। एक सदस्य एक दिन में केवल और केवल एक तारांकित सवाल पूछ सकता है, तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। यह मैंडेटरी है। अब आ जाए अनस्टार्ट क्वेश्चंस, अतारांकित प्रश्न। ये क्या है? अनस्टार्ट क्वेश्चंस इज वन फॉर विच द मिनिस्टर लेज ऑन द रिटेन आंसर। अब हमें रिटेन में जवाब चाहिए। जो मैंने कहा कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने किलोमीटर, मान लो सपोज मान लें कि सर ये बता दो 2019 18-19 में कितने किलोमीटर नए रोड बनाए गए हैं। अब यार इतने बड़ा देश, किस राज्य में कितना किलोमीटर बना है, आप सब कुछ जानना चाहते हो, तो हम उसे मौखिक बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो वैसे प्रश्न जिसका मौखिक जवाब नहीं दिया जा सकता है, लिखित उत्तर दिया जाएगा, उसे हम अतारांकित प्रश्न कहेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करना होगा? अब मान लो हमने दिया सर अतारांकित है, अनस्टार्ट है, आप हमें जवाब दीजिए। भाई वो जवाब कैसे देगा तुरंत? तो वो टाइम लेगा। यानी a 10 day notice has to be given to ask such questions and no supplementary questions can be asked with regard to such questions। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन का नोटिस देना होगा। यानी आज मान लो कि 2 फरवरी है, बजट सेशन है, आप मंत्री से पूछ दिए, तो आपको जवाब ये 12 फरवरी को मिलेगा। और फिर ऐसे में कोई कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अब सारा रिटेन तो मिलेगा आपको, कोई कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है अनस्टार्ट क्वेश्चन में। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लेकिन अब लगता है सर हमें तुरंत जवाब चाहिए और पब्लिक मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे सपोज मान लें डोकलाम विवाद हुआ था सिक्किम में, और सिक्किम के सांसद को पता चल गया कि वहां कुछ मैटर है, तब क्या करेंगे? शॉर्ट नोटिस देंगे लोकसभा स्पीकर को और क्या कहेंगे कि हमें तुरंत इसका जवाब चाहिए कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन फॉर विच कैन बी आस्क्ड बाय मेंबर ऑन मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ एन अर्जेंट नेचर। लघु सूचना प्रश्न जो एक तत्काल प्रकृति के लोक महत्व के मामलों पर सदस्यों द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पब्लिक मैटर है ना। अब जैसे मान लीजिए कुंभ, 2019 में कुंभ हुआ,
अब 2019 में कुंभ की जो सुविधाएं हैं, सरकार ने क्या क्या सुविधाएं आप सदन को बताइए कि इस बार जो आप कुंभ का जो आयोजन करा रहे हैं सकुशल कराएंगे, बिना कोई परेशानी के। बताइए, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, शॉर्ट नोटिस देके पूछ लेंगे, सर आपने कहा था बहुत बढ़िया सुविधा है लेकिन कहां वो सुविधा चला गया। तो जो भी पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर होगा हम उसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के तहत पूछ सकते हैं। लेकिन अब फिर आता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ही डिसाइड करेंगे कि आपका मामला जो प्रकृति क्या है, तत्काल का है या आपको यह जवाब बाद में दिया जाएगा। यानी होल सोल लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। 0 आवर शून्यकाल। सर एक चीज समझना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं है। अब जैसे हम लोग कहीं वर्क करते हैं तो जो लंच आवर होता है, लंच आवर में जब हम लोग मिलते हैं तो बातें करते हैं। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिशियल बात करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई संबंधित बात करते हैं। तो वैसे ही जब संसद में जनरली 12 से 1 PM दोपहर को लोग मिलते थे तो जनरली बातें होती थी जनता के लिए ही। तब उसे मीडिया के द्वारा एक नया नाम दिया गया, 0 आवर शून्यकाल। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, शून्यकाल की अवधि क्या है? 12 से 1। हमारे संविधान में शून्यकाल की चर्चा है नहीं है। यानी यह अवधि कब होगी? प्रश्नकाल के बाद, जनरली 10 से 12। प्रश्नकाल क्या है मैंने देखा अभी। यानी कहें कि दिस पीरियड फॉलोज द क्वेश्चन आवर विच जनरली बिगिंस एट नून। यानी यह अवधि प्रश्नकाल के बाद होती है जो आमतौर पर दोपहर 10-12 से 1 के बीच शुरू होती है। तो मैंने बताया ये क्यों ऐसा किया गया। यूजुअली दिस टाइम यूज्ड बाय द मेंबर्स टू राइज वेरियस इश्यूज फॉर डिस्कशन। आमतौर पर इस समय को सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को उठाने हेतु चर्चा के लिए उपयोग किया जाता है। अब आ जाए लैम डक सत्र, लैम डक सेशन। लैम डक सेशन क्या ही समझते हैं। अभी 2019 इलेक्शन होगा, सपोज कुछ मेंबर चुनाव हार जाएंगे, कुछ मेंबर चुनाव हारेंगे, तो जब लोकसभा पूरी तरीके से भंग होगा नई लोकसभा बनने के पहले, तो लैम डक सेशन में वैसे मेंबर मिलेंगे जो चुनाव हार गए हैं। सोचिए, लैम मतलब क्या होता है? लंगड़ा। तोड़ते हैं वर्ड। डक यानी, सर क्रिकेट में जब बैट्समैन आउट होता है 0 पे ना तो उसे डक कहते हैं। यानी लैम डक सत्र। When the new parliament has been elected but the old parliament meets the last time before it is dissolved। जब नई संसद का चुनाव किया गया हो लेकिन पुरानी संसद को भंग होने से पहले आखिरी बार मिलता है, यानी आखिरी बार मिलना होता है। ठीक है, अब कौन मिलेंगे यह भी एग्जाम्पल देकर बताया, आप देख लीजिए। द लैम डक्स आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हु हैव नॉट गॉट री इलेक्टेड। लैम डक संसद के वे सदस्य होते हैं जिन्हें फिर से निर्वाचित नहीं किया गया है, यानी हार गए हैं चुनाव। तो चलिए भैया, नया लोकसभा फिर हमें जाने का मौका मिलेगा नहीं एज अ मेंबर, तो गले मिलने। अरे बात समझ में, एकदम एक एक चीज समझिएगा टर्म को तोड़कर, तब क्या होगा, याद रखने में आसानी होगी। अब गजट, गजट क्या है? राजपत्र। जब कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो सबसे पहले गजट में देती है, राजपत्र में देती है। एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट मैटर्स एंड मेक गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। एक सरकारी प्रकाशन जो सरकारी मामलों के बारे में जानकारी देता है भारत और सरकारी घोषणाएं करता है, जिसे हम भारत सरकार का राजपत्र कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट गजट कहते हैं। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करिएगा प्री, तो मेंस का जो सिलेबस है वो भारतीय गजट, इंडियन गजट में निकल कर आता है, भेजा जाता है। अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन था, तब भेजा जाता था। यानी कोई भी सरकारी मामलों की जानकारी, घोषणा, वो किस में दिया जाएगा?
गजट में दिया जाएगा, राजपत्र में दिया जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार का प्रश्न। सर जितने सारे मेंबर हैं सबका अपना अपना कुछ ना कुछ विशेषाधिकार है संसद में, तो ये है क्या, अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एदर ऑफ अ मेंबर और ऑफ द हाउस और ऑफ अ कमिटी देयर ऑफ और अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। सदन या समिति के किसी सदस्य या सदन की अवमानना का विशेषाधिकार शामिल करने वाला प्रश्न। यानी संसद ने कुछ कहा, आपने वो काम नहीं किया। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी में घटना हुआ था, एक संसद सदस्य और एक विधायक के बीच हाथापाई हो गई थी। तब वो मामला हो सकता है संसद में उठे और कहा जाए कि आप संसद सदस्य हैं और संसद की अवहेलना किए हैं, अवमानना किए हैं, तब आप पर कुछ आरोप लगाया जा सकता है, आपका कुछ अधिकार कम किया जा सकता है। अरे बात समझ में, तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है वहां पे। ठीक है, एक अन्ना का आंदोलन हुआ था 2012-13 में, समझना। तब कुछ लोगों ने संसद सदस्य पे अभद्र टिप्पणियां की थी। तब संसद में बैठक हुआ और उस सदस्य के विरुद्ध अवमानना का आरोप लगाया गया और भरी सभा में कहा गया कि वो माफी मांगे, नहीं तो ये संसद सदस्य का अवहेलना किया गया है। तो अलग अलग समय में डिफाइन किया जाता है कि विशेषाधिकार का प्रश्न क्या होगा। वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। अब लेखानुदान की बात करें, एज देयर इज यूजुअली अ गैप बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट एंड इट्स अप्रूवल। जैसा कि आम तौर पर बजट की प्रस्तुति और इसकी मंजूरी के बीच अंतर होता है। जैसे मान लीजिए फरवरी से चालू हुआ सेशन और ये मई तक चला, सपोज मान लें, तो जब तक बजट पास नहीं होगा भैया खर्च होगा ना सेशन को चलाने में। तब लेखानुदान सरकार को समेकित अवधि में, यानी ये जो टर्म है, खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के संचित निधि से कुछ राशि निकालने में सक्षम बनाता है। वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। यानी जब तक बजट पास नहीं होता है और तब तक पेश होने और बाद पास होने दोनों के बीच की अवधि में जो खर्च होंगे उसे हम वोट ऑन अकाउंट के रूप में खर्च करेंगे। कहां से निकलेगा ये? संचित निधि से निकलेगा। कोरम, कई बार पूछा गया कोरम क्या है। तो संसद सदस्य को संसद को चलाने में, अब सर 542 तो आएंगे नहीं, कुछ तो परमानेंट मेंबर होंगे जो हमेशा आपको आना पड़ेगा संसद को चलाने में। तो कुल सदस्य का 10वां हिस्सा आर्टिकल 100 के अनुसार, भारत का संविधान का अनुच्छेद 100 कहता है, आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक करने के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10% कोरम के लिए उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 552 मेंबर है तो लोकसभा की बैठक तभी होगी जब कम से कम 55 सदस्य शामिल होंगे, इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। आ रही बात समझ में? कोरम, तो आप जब भी एग्जाम में पूछा जाए कुल सदस्य का 1/10वां हिस्सा या 10%। ठीक है। वीटो पावर, अब देखिए ये राष्ट्रपति को मिला है सर, बहुत इंपॉर्टेंट वीटो पावर है ही। भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो पावर दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ 3 वीटो पावर। भारत के राष्ट्रपति 3 वीटो शक्ति के साथ निहित है। पहला क्या है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। अब डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या है, सस्पेंशन वीटो क्या है और पॉकेट वीटो क्या है। चलिए देखते हैं। पूर्ण वीटो, पहला क्वेश्चन, पूर्ण वीटो कहां से अपनाया गया, कहां से लिया गया? एब्सोल्यूट वीटो हैज बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड इन विच द प्रेसिडेंट होल्ड्स अ बिल फॉर इंडेफिनिट टाइम। पूर्ण वीटो को इंग्लैंड से अपना लिया गया है जिसमें राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए बिल को रोक लेता है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति का मन ही नहीं है पास करने का बिल को रोक लेगा। बिल को रोकने के बाद संसद के सदस्य को पता चल जाता है कि राष्ट्रपति ने
अपना एब्सोल्यूट वीटो को यूज कर लिया है। ठीक है, अरे बात समझ में। सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो क्या है? इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम फ्रांस, इसे फ्रांस से अपनाया गया। और इन विच द प्रेसिडेंट सेंड्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन। समझना, कोई भी बिल को पास होने के लिए 14 दिन का समय रहता है। राष्ट्रपति के पास बिल को भेजा, राष्ट्रपति को लगता है थोड़ा सा चेंजेज होना चाहिए यहां पे, क्या करेगा? रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, सर इसमें सुधार करिए, हो गुंजाइश है। अगर संसद को लगेगा गुंजाइश नहीं है, नहीं सुधार होगा, सही है, जब दूसरी बार आएगा राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा। अरे बस समझ, सस्पेंशन वीटो अगर यूज किया तब, और अगर जेबी वीटो, पॉकेट वीटो यूज कर लिया तब बहुत गड़बड़ है। क्योंकि अभी तक एक बार यूज किया गया पॉकेट वीटो, ज्ञानी जैल सिंह के समय में, पोस्टल से रिलेटेड मैटर था, डाक संशोधन अधिनियम था। क्वेश्चन क्या रहेगा? पॉकेट वीटो कहां से लिया गया? इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इन विच द प्रेसिडेंट रिजर्व्स हिज एसेंट, यानी राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा ही नहीं, आरक्षित रख लेगा, चुप्पी मार देगा। तो यही पॉकेट मतलब कभी कभी रहता है ये जेबी वीटो। जेबी यानी पॉकेट, यानी भैया जो आपने भेजा बिल वो राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रख लिया, जेब में रख लिया, इसी से निकल कर आया जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इसे एक बार यूज किया गया डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, तो ये था पार्लियामेंट्री टर्म्स, संसदीय शब्दावली, जो आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं वो काफी बेनिफिशियल होंगे और कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।